हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आपको पता है कि शाम को 5 बजे वाली एक हमारी क्लास ऑलरेडी हो रही थी, सीटेट के लिए चल रही थी। लेकिन अभी सीटेट क्योंकि हमने पॉज कर दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सीटेट थोड़ा पोस्टपोन हो गया। हालांकि आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। जितने भी लोगों ने सीटेट या एमपीटेट का फॉर्म फिल किया, एमपीटेट का भी मे भी पोस्टपोन हो जाए, कह नहीं सकते कुछ भी। लेकिन फिलहाल जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि सितंबर लास्ट से स्टार्ट है। हो सकता है स्थितियाँ तब तक सुधर जाएँ और सीटेट भी हो सकता है कि तब तक में ही हो जाए। फिलहाल यहाँ पे ये 5 बजे हम सुपर टेट की क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक सुबह आपके 10 बजे चल रहा है लैंग्वेज का, और यहाँ पे हम जीएस, जीके और आपका जो एसएसटी का पोर्शन है, मतलब जीके में तो ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। टॉप 1500 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पूरे 1500 प्रश्न थोड़े थोड़े करके, यानी कि पार्ट में रहेंगे डेली बेसिस पे। और यस, कंप्यूटर एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसी में जो है मैं अलग से कभी एक एक दिन जैसे वीक में इंक्लूड करती चलूँगी। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आगे उसकी भी क्लास एक रिज्यूम करा दूँगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आज क्या पहली क्लास थी इसकी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया समझाने बताने में। एनीवेज स्टार्ट करेंगे सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है वो, भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या चीनी उद्योग? बिल्कुल लाइव चैट में रिप्लाई कर दीजिए आंसर। मान के चलिए एग्जाम दे रहे हैं और आंसर सारे क्वेश्चन को करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि वहाँ पर कपास नहीं है, वहाँ पे पूरी तरह से उस देश का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो आयात किया हुआ, इम्पोर्ट यानी बाहर से मंगा कर ही जो है कॉटन उस पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। जापान का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? मतलब मैनचेस्टर कौन कहलाता है? कोबे, ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा। यस बिल्कुल, जापान का मैनचेस्टर। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक, नरेंद्र नाथ। तो इनका वास्तविक नाम नानक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, तानसेन जो थे हरिदास उनके गुरु का नाम था, उनके शिष्य थे। और ऑप्शन नंबर बी सही है, रामतनु पांडे जो है इनका बचपन का, मतलब कि जन्म के समय इनका नाम था, जो कि बचपन का नाम हम कह सकते हैं। आगे चल के इनका नाम जो है बदल गया। और ये आप सबको पता है कि सम्राट अकबर के 9 रत्नों में गिने जाते थे। इन्होंने हुसैनी से शादी की थी और उसके बाद ये तानसेन के नाम से प्रसिद्ध थे अकबर के दरबार में। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या इकाई या मात्रा है? प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है ए, प्रकाश। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोथर मेयर, न्यूलैंडर्स, मेंडलीफ या फिर डोबे रेनर। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर अगर नहीं भी बनता है तो तुक्का लगाते चलिए। ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो क्या ऐसे तो नहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं भी बने तो भी आपको ये चीज़ रहना चाहिए कि हमें सॉल्व तो करना ही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, डोबे रेनर। ये जर्मन के केमिस्ट थे, ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे। और इन्होंने जो है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? ये इसके क्वेश्चन में पूछा गया ये प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस।
बिल्कुल सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस। निम्न में से किसे वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? मेंडल, लीनियस, खुराना, एंगलर। देखिए साइंस आपकी 12th लेवल तक आनी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सुपर टेट की अगर बात करते हैं तो। और अगर रही बात जूनियर सुपर टेट में, तो अभी तक ये ऑफिशियल कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जो लोग आर्ट से हैं क्या उन्हें साइंस अटैम्प्ट करनी है कि नहीं करनी है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब तक ऐसा मेंशन नहीं होता तब तक जो पुराना रूल रहता है उसी को मतलब प्रभाव में रहता है, वही चीज़ कह सकते हैं कि प्रभाव में रहता है। और पुराने के हिसाब से आपको 12th तक की साइंस अटैम्प्ट करनी है, और ये सारे क्वेश्चन आपके जीके में भी एक तरह से इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीनियस। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन, लीनियस, लैमार्क, बुफान। इसका भी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो क्यों होती है, किसके कारण होती है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, या एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण? और उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइनिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च तेज लगती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सैलेक्स, परप्यूरिया, सेड्रस देवदार, मोरस एल्बा, लिनन, यूसी टैटिलसोयमम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सैलेक्स परप्यूरिया, जो क्रिकेट के बैट बनते हैं वो। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है कौन सी? निशीथ, गणदेवता, कागज ते कनवास, कैनवास होना चाहिए आई गेस, कितनी नावों में कितनी बार। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। फटाफट से देख लीजिए। देखिए तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही है, एग्ज़ाम देना आपको ही पड़ेगा, है ना। बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो चीज़ें लास्ट तक याद रहेंगी। एन वक्त पे कभी ऐसा नहीं हो पाता। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप 2 दिन पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, बट सारे एग्ज़ाम्स नहीं। और सुपर टेट के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ऐसा, क्योंकि मेरिट भी वहाँ पे लानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाता है बी हो जाता है, आनंद मठ। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने बी गेस किया है। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू हेल्थ। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। बहुत फेमस भी है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहाँ और कब? हैमिल्टन 1930 में, ऑस्ट्रेलिया में 1934 में, भारत में 1935 में, पाकिस्तान में 1940 में। तो जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए थे हैमिल्टन में 1930 में। और राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? फटाफट से बताइए, खेल आपके उसमें है। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1930 में पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो हुए थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, या बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। जब बल्ब फूटती है तो अचानक से तेज आवाज क्यों होती है?
तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है कि बल्ब के अंदर एक्चुअली निर्वात यानी वैक्यूम होता है, मतलब उसके अंदर एक भी हवा नहीं होती, बल्ब बनाते वक्त उसके अंदर की सारी हवा निकाल दी जाती है। तो जब क्या होता है, बल्ब फूटती है तो बाहर जो है उस निर्वात में तेजी से वायु बाहर की प्रवेश कर जाती है, इस वजह से वो आवाज़ होती है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? देखिए प्रतिध्वनि क्या होती है, मान लीजिए यहाँ से आपने कुछ बोला, ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी बोला और फिर वही आवाज़ आपने जो बोल, जैसे आपने नाम लिया कुछ भी, हेलो बोला, हाय हेलो, तो वो आवाज़ वापस थोड़ी देर में आके जब आपके कानों में पड़ती है, आपको सुनाई पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं पहाड़ पे जाके लोग नाम बोलते हैं तो वही नाम थोड़ी देर बाद गूंजता है, सुनाई पड़ता है खुद को टकरा के, है ना, वही सी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अब ये हम कमरे में बैठ के बोल रहे हैं तो हमें तो नहीं सुनाई पड़ रही है, तो कब किस सिचुएशन पे कितने समय का अंतराल होना चाहिए सुनाई पड़े? ये तो हमें पता है कि जब थोड़ी डिस्टेंस रहेगा तभी सुनाई पड़ेगी प्रतिध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 1/10 यानी 1 सेकंड का लगभग 10वां हिस्से से अधिक समय अंतराल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच में होना चाहिए, तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ वो आवाज़ अलग से आ रही है, सुनाई पड़ रही है, एक्सेट्रा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इटालियन ऑफ द ईस्ट। बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, चैनल पे जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि 50.1 समथिंग % लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा एंड लाइक सभी लोग करिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कौन सा राज्य है जहाँ की राजभाषा इंग्लिश है? और करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? देखिए मैंने कोशिश की है कि आपके सिलेबस के सभी टॉपिक को कवर करने की, है ना, कि इस जो आपके 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो चल रही है उसमें लगभग सभी टॉपिक इंक्लूड हो जाएं, जीके, जीएस एंड बेसिक से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक रचनाओं का जो है समावेश होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1925, 1929, 1934 या फिर 1936? उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात जब वो इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्या वागीश। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र विद्या वागीश जी ने। याद रख रहना है इसको, रामचंद्र विद्या वागीश जी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट, पर्वन, अंग, उपांग। तो उत्तर यहाँ पे जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन में ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म जो है वो अपनाया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे करीब 25 क्वेश्चंस एक सेट में रहेंगे जो कि आज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेट खुद भी रहना है, दूसरों को भी करते रहना है। तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल पे जितने भी लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर्मेलिटी है इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, बाकी मुझे पता है आप लोग वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है कि रही बात सुपर टेट के सिलेबस को लेके जितना भी कन्फ्यूज़न है इस पर मैं सोच रही थी एक अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती है एक अलग से फालतू में वीडियो बनाने की। मतलब मेरा फ़ायदा है पर आपका क्या मतलब है, 10 मिनट आपके जाएंगे। तो वहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ें जो हैं, सीडीपी है, लैंग्वेज है, जीके है, जीएस है एंड बेसिक जो आपका एसएसटी में जैसे ईवीएस में जो चलता है, क्योंकि ईवीएस तो कॉमन ही रहेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर है, कॉमन रहेंगी सभी में, चाहे सिलेबस चेंज हो और चाहे ना हो।
ठीक है, लाइफ स्किल पढ़ते रहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते रहिए। और जितने भी लोग सीटेट के लिए फॉर्म भरे हैं तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब क्या है, सारी तैयारियां तो हुई ही होंगी, एन वक्त पे कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवीजन का ही टाइम मिल पाएगा, है ना। ओके ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी ही। कल से 5 बजे आ जाया करिएगा ताकि आप लाइव अटेंड कर पाएँ क्लास को, और नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से तो बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।